तो आज का जो विषय है उस पे मैं सीधे आ रहा हूँ। आपका जो है शारीरिक और मानसिक जो स्वास्थ्य पर कोरोना का प्रभाव। बहुत लंबी व्याख्यान मालाएं चली, उसमें से कुछ को मैंने भी सुना। अभी साहू सर का और वाइस चांसलर सर का मैंने सुना है कंप्लीट आपका ये व्याख्यान। निश्चित तौर पे जो कोरोना की अभी जो महामारी का जो काल चल रहा है, now it is impossible to eradicate completely the corona from the population without the successful launching of vaccine। तो यहाँ पे एक जो साइको सोशल हेल्थ की जो बात हो रही है, इसमें मैं ये बतलाना चाहूंगा कि एक कंप्लीट हम लोग का जो शरीर है, ये बिहेवियर हो या फिजियोलॉजी, कहने का मतलब कि हेल्थ हो, मेंटल हेल्थ हो या फिजिकल हेल्थ हो, ये कंप्लीट डिपेंड करता है न्यूरो केमिकल कोऑर्डिनेशन पर। डिजीज होते हैं, अभी जैसे सर ने बोला होम्योस्टेसिस, बहुत सही टर्म उन्होंने बतलाया, जिसको हम होम्योस्टेसिस बोलते हैं। और इस होम्योस्टेटिक स्टेज में हमारे शरीर होते हैं और न्यूरल सिस्टम भी होते हैं। तो नर्व और केमिस्ट्री यानी केमिकल न्यूरो केमिकल कोऑर्डिनेशन के द्वारा बिहेवियर भी कंट्रोल होते हैं और ह्यूमन फिजियोलॉजी भी कंट्रोल होते हैं। और जब कोई डिजीज अपीयर होता है या डिजीज कॉज होता है किसी के द्वारा, तो ये न्यूरो फिजियोलॉजी डिस्टर्ब होते हैं, उसके केमिकल होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब होते हैं, और जिसके चलते उसके जो एडवर्स इफेक्ट है वो डिजीज के रूप में अपीयर होता है। उसके साथ साथ जब भी अभी कोरोना का काल हो या कोई भी जब महामारी हो, एक बहुत सारे पेपर्स आए हैं जिसमें बोला गया कि कोरोना में अभी जो जितने भी साइकोलॉजी के विद्वान जन यहाँ पे स्पीच दिए, उनमें से कुछ लोगों को मैंने भी सुना। और एक जो कॉमन चीज उभर कर आया वो आया है कि इस काल में मैक्सिमम पैनिक, डिप्रेशन, लोनलीनेस, इन सब सारे समस्याओं से लोगों को ज्यादा ग्रसित होना पड़ा। और डिप्रेशन, पैनिक, अकेलापन, ये सब जो समस्याएं आई वो एक भय के कारण है, एक फियर, एक अनवांटेड फियर। तो फियर जब भी आपके ऊपर आएगा, फियर जो क्रिएट होता है, तो जब भी कोई अनवांटेड फियर आपके पास आएगा तो आपके बॉडी के अंदर केमिकल जो नेचर्स हैं वो चेंज होते हैं, केमिकल जो सिक्रीशंस होते हैं वो चेंज होते हैं। और जब आपके केमिकल जो सिक्रीशंस है उसके नेचर चेंज होंगे, न्यूरोकेमिकल जिसको केमिकल्स या उसको आप न्यूरो केमिकल्स ह्यूमोरल सिस्टम भी बोल सकते हैं, जब वो चेंज होता है तो आपके बिहेवियर पे भी वो इफेक्ट आता है। और जब आप बिहेवियरली चेंज होंगे तो और भी उसके सप्लीमेंट्री जो इम्पैक्ट हैं वो आपके हेल्थ पे आते हैं। निश्चित तौर पे जो अभी कोरोना का काल है अभी खत्म हुआ नहीं है, लगातार ये लगभग कल भी इंडिया का अगर देखें तो लगभग 70,000 के लगभग 24 आवर्स में मोर देन 70,000 नंबर इंक्रीज किया है। ठीक है, उसके साथ साथ ये भी एक अच्छी बात है कि इसका रिकवरी रेट भी इंडिया में बहुत अच्छा है, ग्लोबली भी बहुत अच्छा है, रिकवरी रेट अच्छा चल रहा है। और इस रिकवरी रेट के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा हम लोग को पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। और जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स बोले गए हैं, बतलाए गए हैं, उस पर हम लोग ध्यान दें तो इसमें बहुत ज्यादा
पैनिक नहीं होना है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जाने की आवश्यकता नहीं है। और निश्चित तौर पे इस कोविड काल में जो एडवर्सिटीज आ रहे हैं उसको इसी तरह से हम बहुत लंबे समय तक नहीं रख सकते। तो बहुत सारे स्पीकर्स ने इस पे बोले, हम इसके एक दूसरे पक्ष पे कुछ आप लोगों को जानकारी रखना चाहेंगे कि निश्चित तौर पे ये जो कोरोना काल है इसमें जो पैनिक है, जो डिजीज है स्प्रेड हो रहा है, लेकिन इस कोरोना काल में कुछ इसके फायदे भी परिलक्षित हो रहे हैं। वी आर ऑब्जर्विंग सम बेनिफिट्स। अब आप लोग जरूर ये जानना चाहेंगे कि बेनिफिट्स क्या है। तो समाज में, सोसाइटी में कुछ ऐसे ट्रेडिशंस थे, जैसे अभी सोहन राज सर ने बतलाया कि योगा, तो निश्चित योगा हम सभी जानते हैं। एक दूसरा भी एस्पेक्ट है जिसपे आज हम कुछ आप लोगों को जानकारी देना चाहेंगे, बतलाना चाहेंगे। आधुनिक काल, सॉरी, प्राचीन काल से ही भारत में स्पाइसेस पे बहुत लोग ध्यान दिया करते, और अभी के कोरोना काल को अगर हम देखें तो मेन दो तीन बातें हैं जिसपे सारे पॉपुलेशन को, सारे लोगों को ध्यान देना चाहिए, जिससे कि उनका फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों पर पॉजिटिव प्रभाव पड़े और वो स्वस्थ रहें, मानसिक रूप से भी और शारीरिक। इसमें हमारे प्राचीन काल से ही कुछ ऐसे मसाले हैं, कुछ ऐसे तत्व हैं, ऐसे मसाले हैं, और मसाले में ऐसे तत्व हैं जिसकी अभी हम चर्चा करेंगे, जिसको हम आप भूल गए। अगर उसको हम लगातार यूज करें, आज अपने खाना के में उसको डेली काढ़ा के रूप में या खाने में उस चीज के उस स्पाइसेस को बढ़ाएं, तो निश्चित तौर पे इस पे आपके इम्यूनोलॉजिकल डेवलपमेंट भी हो सकता है, और आपके मेंटल हेल्थ में जो डिप्रेशन लोगों के बीच में आ रहा है उसमें भी एंटी डिप्रेसिव बहुत सारे केमिकल्स हैं। जैसे कुछ 5-7 तत्व हम अब बतला रहे हैं, फिर आगे हम लोग डिस्कस करेंगे क्यों समय के अनुसार, समय तो लंबा है। पेपर, काली मिर्च, कुछ काली मिर्च हो गए, सिनामोन हो गया जिसको हम दालचीनी कहते हैं, टर्मरिक हल्दी हो गया, क्लोव लौंग हो गया, तुलसी, तुलसी हो गया, तुलसी के 3 कंपोनेंट, श्याम तुलसी, सफेद तुलसी और वन तुलसी कॉमनली यूज होता है। कार्डामोन, कार्डामोन हम लोग यूज करते हैं। बेलीफ, तेजपात। अब ये जो तत्व हमने बतलाया, अभी हमने जो नाम लिया, ये हम लोगों के भोजन का एक आवश्यक इंग्रेडिएंट, माने मसालों के रूप में एक आवश्यक इंग्रेडिएंट रहा है प्राचीन काल से। अब पेपर को अगर हम ले लें, काली मिर्च को अगर हम ले लें, तो इसमें एक तत्व है पाइपेरिन, जिसको हम पाइपेरिन बोलते हैं। मतलब पेपर, ब्लैक पेपर जिसको हम बोल रहे हैं, ब्लैक पेपर इज रिच इन पाइपेरिन एंड कैरोटीनॉइड्स। अब ये जो पाइपेरिन और कैरोटीनॉइड्स है, ये बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, एंटी डिप्रेसिव केमिकल का भी काम करता है। कैरोटीनॉइड्स को अगर आप यूज कर रहे हैं, अगर आप देख रहे हैं, तो ये एंटी कैंसरस की प्रॉपर्टी होती है। दूसरा अगर चीज हम देखें, सिनामोन, तो इस सिनामोन मतलब दालचीनी, हम लोग कॉमन उसको खाने में यूज करते हैं। तो सिनामोन में सीनामन सिनामेन अल्डिहाइड एक केमिकल, और भी इसमें केमिकल्स हैं। ये सारे केमिकल्स जो हैं ये आपके एंटीऑक्सीडेंट को क्या काम करते हैं। अब ये एंटीऑक्सीडेंट क्या है, ये थोड़ा हम बतलाना चाहेंगे। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब है कि जब हम लोगों के शरीर में, जैसे बोला गया होम्योस्टेसिस,
तो डिक्रीजिंग केमिकल्स मतलब कुछ टॉक्सिक्स का जो सिंथेसिस होता है, तो वहां पे फ्री रेडिकल्स बनते हैं। मेटाबोलाइट अगर मेटाबॉलिक प्रोसेस अगर बॉडी में सक्सेस नहीं हो रहा, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं है, तो वहां पे फ्री रेडिकल्स बनते हैं। और ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स है, अगर फ्री रेडिकल्स जैसे बढ़ेंगे, तो फ्री रेडिकल्स बढ़ने के द्वारा आपके जो बॉडी के जो वाइटेलिटी है, सेलुलर वाइटेलिटी है या जो सिस्टम वाइटेलिटी है, वो डिक्रीज। तो जितने भी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं वो इस फ्री रेडिकल्स को कम करते हैं, यानी आपके वाइटेलिटी को बढ़ाते हैं। टर्मेरिक, टर्मेरिक में आपको किरक्यूमिन एक केमिकल्स, उसी तरह से क्लोव में यूगिनोल केमिकल्स, ये सारे जो केमिकल्स हैं ये आपके रिस्पिरेटरी सिस्टम को तो मजबूत करते ही करते हैं, ये आपके इम्यूनोलॉजिकल जो कंपोनेंट्स हैं उसको भी मजबूत करते हैं। आपके जितने भी विसरल ऑर्गन्स हैं, वो ब्लड वेसल्स हो या हार्ट का कंपोनेंट हो या आपके लंग्स के फंक्शनिंग हो, ये सारे पे एक्शन करते हैं। और उसके साथ साथ ये आपके डिप्रेसिव केमिकल्स जो ब्रेन के द्वारा सिक्रीट होते हैं, सामान्यतः डोपामीन वगैरह ग्रुप के ये केमिकल्स हैं। डोपामीन जो नर्वस सिस्टम के द्वारा सिक्रीट होता है, दे आर डिप्रेसिव ऑफ द नेचर। तो ये उसके भी, यानी कहने का मतलब कि न्यूरो ट्रांसमिटिंग केमिकल्स और मूड एलिवेटर्स, एलिवेटिंग केमिकल्स, डिप्रेसिव केमिकल्स, ये सारे को रेगुलेट करते हैं। तो ये जो कंपोनेंट हैं, इस चीज के द्वारा आप सेल के फिजिकल वाइटेलिटी को बढ़ा सकते हैं। उससे भी इंपॉर्टेंट, आप तुलसी। अब तुलसी एक ऐसा कंपोनेंट है जिसमें कि विटामिन सी और जिंक की प्रचुरता है। उसके अलावा इसमें ऑसीम्यूलोसाइड साइडेज ए और बी, ऑसीम्यूलोसाइडेज ए एंड बी एक केमिकल है। ये क्या करता है कि ये स्ट्रेस रिलीफ करता है। आपके नर्वस सिस्टम में अगर कोई स्ट्रेस डेवलप कर रहा है तो उसको ये रिलीफ करता है, रिलीफ प्रोवाइड करता है। इसके अलावा इस इसमें जो केमिकल्स हैं वो क्या करते हैं कि टी के सॉरी एन के और टी एच सेल्स के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। अब आप सोचिएगा ये क्या है, हमने क्या बतला दिया। इसको हम थोड़ा सा सिंपल कर, टी एच का मतलब हेल्पर टी सेल्स जो आपके बॉडी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। एन के मतलब किलर एन सेल्स, वो वायरल इन्फेक्टेड सेल्स को मारता है। तो ये जो कंपोनेंट्स हैं ये क्या कर रहे हैं, ये आपके बॉडी के इम्यूनिटी को बढ़ा रहा है। उसी के अलावा बे लीव्स, जिसको हम तेजपात कहते हैं, लाइनेलोन इसमें एक होता है। लाइनेलोन एक केमिकल, ये भी स्ट्रेस रिलीफ करता है। उसके अलावा इसमें ए, सी और फॉलिक एसिड, विटामिन ए, विटामिन सी और फॉलिक एसिड भी प्राप्त होता है। तो एक तरह से ये जितने भी स्पाइसेस हैं और इसका कंजम्पशन भी बढ़ा है। अगर हम जनरली इसको सामान्य अपने ही सोसाइटी में अध्ययन करें और सोसाइटी में देखें इस चीज को, तो कोरोना काल में इन चीजों का कंजम्पशन बढ़ा है। और अगर इन चीजों का कंजम्पशन बढ़ा है तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में या अभी जो पॉपुलेशन है उसको इस कोरोना काल में पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आए हैं, इसमें कहीं दूर। और अगर आप देखें अपने अगल बगल में और फ्री थोड़ा होके चेक करें, तो आप देखेंगे कि ठीक है कि कोरोना वाले डिजीज से लोग इन्फेक्टेड है, वो भी
ऐसा नहीं है। अगर हम दूसरे डिजीज के से इसको कंपेयर करें, इवन की इन्फ्लुएंजा से ही कंपेयर करें, तो जनरली जो जो ठंड गर्मी से ठंडे का मौसम होता है, बरसात का मौसम, उस समय जितने इंसिडेंट्स इन्फ्लुएंजा के होते थे, उतने इंसिडेंट्स इस बार इन्फ्लुएंजा के नहीं है। और वही नहीं, सामान्यतः बॉडी के जो नॉर्मल इम्यूनिटी है वो भी बढ़े, क्योंकि जनरल जो लोग हैं वो हेल्थ कॉन्शियस हुए हैं और उन लोगों ने इन चीजों का कंजम्पशन बढ़ाया। मैं आयुर्वेदिक हर्बल मेडिसिन की बात नहीं कर रहा, इसके अलावा हर्बल मेडिसिन जैसे गिलोय का कंजम्पशन भी बढ़ा है, अश्वगंधा का कंजम्पशन भी बढ़ा है, आंवला का कंजम्पशन भी बढ़ा है, ये सारे चीजें बढ़े हैं। और आयुर्वेदिक कंजम्पशन अगर पूरे मार्केट का सर्वे किया जाए तो ये लगभग डबल हो चुका है। पहले जितना होता था उससे डबल हो चुका है, और बहुत सारे ऐसे भी मार्केट प्रोडक्ट्स हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल नहीं हो पा रहे। तो निश्चित तौर पे इस कोरोना के पीरियड में जो लोग हैं वो कॉन्शियस हुए हैं। हालांकि ये भी सही है, ये भी सत्य है कि बहुत सारे ऐसे पेपर्स आए हैं साइकोलॉजी के विंग से खास करके, जिन्होंने साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट लोगों पर, कोरोना पेशेंट पर या पॉपुलेशंस पर, जो एक्सपोज पॉपुलेशंस हैं उस पे बतला रहे हैं, और वो उनके द्वारा ये प्रमाणित हो रहा है, उनके रिजल्ट ये डिस्कशन के द्वारा या कंक्लूजन ऐसे आ रहे हैं कि लोगों में लोनलीनेस या डिप्रेशन का जो कंडीशंस हैं वो बढ़े हैं। लेकिन एक दूसरा सत्य ये भी है कि जो पॉपुलेशंस हैं, और अगर हम स्टैटिस्टिकली देखें, और पहले के भी वक्ता इस बात पे चर्चा किए कि अगर हम स्टैटिस्टिकली देखें तो जो टोटल इंसिडेंस विथ रेस्पेक्ट टू पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा नहीं है जितना कि दूसरे डिजीज का होना के रेस्पेक्ट में है। इवन की इन्फ्लुएंजा के रेस्पेक्ट में जितना है उतना नहीं। तो निश्चित तौर पे ये जो हम जो कोरोना काल का जो पीरियड है, इसमें हमें अपने स्वास्थ्य पे ध्यान रखना है, और इस स्वास्थ्य पे जो हमारे ट्रेडिशनल जो हर मेडिसिन हैं, ट्रेडिशनल हर्ब हैं, उसको अगर हम यूज कर रहे हैं तो ये निश्चित तौर पे हमारे मेंटल हेल्थ को और हमारे फिजिकल हेल्थ को, दोनों को ही बढ़ाएगा। इम्यूनिटी को तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, और इन सब चीजों के इम्प्रूवमेंट से निश्चित तौर पे आगे का जो समय आएगा उसमें पॉपुलेशन में डिजीज जो प्रोटेक्टिव कैपेसिटी होगी पॉपुलेशन की वो बढ़ेगी। उसके अलावा कोरोना का एक और एस्पेक्ट है जो कि मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा, जिसको हम बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब हुआ कि जो इंसिडेंस रेट बढ़ रहे हैं, जो एक्सपोज रेट बढ़ रहे हैं, इम्यूनिटी का मतलब सीधा सा होता है कि किसी के बॉडी में उस डिजीज के रेस्पेक्ट में अगर एंटीबॉडी अवेलेबल है सफिशिएंट नंबर, if the antibody is available in a sufficient level, then the body is protected from that specific disease. तो अगर कोई पॉपुलेशन एक्सपोज्ड है, वो पॉपुलेशन एक्सपोज्ड हो रहा है, और उस एक्सपोज्ड पॉपुलेशन में लोगों की लोगों को एसिम्प्टोमेटिक एंटीजेनिक कंपोनेंट उसके बॉडी में जा रहे हैं, तो अनकॉन्शियसली उस व्यक्ति में एंटीबॉडी का डेवलपमेंट होगा, एंड दैट एंटीबॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी। और इस पूरे पॉपुलेशन में जो इम्यूनिटी डेवलप करेगा इसको बोला जाएगा हर्ड इम्यूनिटी। एंड इफ द हर्ड इम्यूनिटी इज मोर देन द 50% and 60%, it will protect the population from the infection of disease. तो निश्चित तौर पे ये जो बढ़ रहे हैं नंबर, जो बढ़ रहे हैं एक्सपोजर रेट, जो एक्सपोजर नंबर जो बढ़ रहा है, इसके चलते हर्ड इम्यूनिटी भी बढ़ रहा है। और ऐसे बहुत ज्यादा मेडिकली आईसीएमआर का भी रिपोर्ट आ रहा है, या अलग जो
वर्क हो रहे हैं उसमें भी रिपोर्ट आ रहा है कि अगर 200 आदमी को टेस्ट किया जा रहा है तो उसमें से 20,000 या 25,000 लगभग 20%, 15%, 10% ऐसे लोग रिपोर्ट हो रहे हैं जिनमें वो एंटीबॉडी, कोरोना का एंटीबॉडी प्राप्त हो रहा है, लेकिन उनमें डिजीज अपीयर नहीं हो रहा। दैट मीन्स वो उस व्यक्ति, जिस व्यक्ति में वो एंटीबॉडी है, अगर वो सफिशियंट अमाउंट में है तो निश्चित तौर पे उससे रिलेटेड एंटीजन उसके बॉडी में गया होगा और तब वो जाके एंटीबॉडी बना होगा, क्योंकि बगैर एंटीजीन बॉडी में इन किए एंटीबॉडी का निर्माण संभव नहीं है। तो इस तरह से अगर हम लंबे प्रक्रिया को देखें तो निश्चित तौर पे ये जो एंटीजीन और मेंटल हेल्थ और जो साइकोलॉजिकल हेल्थ, बिहेवियरल हेल्थ या साइकोलॉजिकल हेल्थ की हम बात बोल रहे हैं, इसमें इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे होगा और हो भी रहा है। लेकिन दो ऐसे ग्रुप हैं जहां पे कि इसका प्रभाव ज्यादा आ रहा है। एक बच्चे, वैसे बच्चे जो कि 8 या 10 वर्ष से कम हैं, और वैसे एज्ड पर्सन जो कि 60 और 65 से ज्यादा है। क्योंकि इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम या जो आप जो स्पाइसेस को यूज कर रहे हैं या जो हर्बल प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, इस चाइल्ड में इसको हम बहुत ज्यादा यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके कुछ लिमिटेशंस होते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आप गिलोय ही देना चाह रहे हैं तो आप 8 वर्ष से कम या 7 वर्ष से कम के बच्चे को गिलोय नहीं दे सकते हैं। या उसी तरह से अगर देखा जाए तो जो एज्ड पर्सन है, 60 वर्ष से ऊपर हैं, अगर वो डायबिटिक हैं या वो कार्डियोवैस्कुलर हार्ट से किसी डिजीज से सफर कर रहे हैं या बीपी से सफर कर रहे हैं, तो उनको एक फिजिकल एक्टिविटी चाहिए, उनको एक फिजिकल एक्टिविटी होना चाहिए। तो वहां पे जो दो ग्रुप हैं, उस दो ग्रुप में इन लोगों पे ज्यादा ध्यान रखना है और इन लोगों को इस ढंग से आप ये करें कि वो अपने एक्सपोजर को बचाते हुए कुछ फिजिकल एक्टिविटी को कर सकें, प्राणायाम कर सकें या योगा कर सकें या मेडिटेशन कर सकें, तो उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन ये पुनः ये बतला दिया जाए, पुनः हम ये बोलना चाहेंगे क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो चुका है, हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि निश्चित तौर पे जो भी ट्रेडिशनल स्पाइसेस हैं जो कि हमने बोला, उन स्पाइसेस को अगर आप रेगुलरली यूज कर रहे हैं तो ये मेंटल और फिजिकल दोनों ही हेल्थ के लिए आपको फायदेमंद होगा। और ये जो कंपोनेंट आ रहे हैं, ये जो नेचर आ रहे हैं, ये जो आपका डिजीज के बाद का जो स्टेज है उसमें ऐसा नहीं है। मेरा जो अपना है कि ये मेंटली और फिजिकली इसमें बहुत ज्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। और इसके लिए आप सोसाइटी को या इस सिस्टम को बहुत समय तक रोक नहीं सकते हैं। इस चीज के साथ हमें, इस प्रोटेक्शन के साथ हमें चलना पड़ेगा, ताकि आपका जो सोशियो इकोनॉमिक और जो एजुकेशनल जो अचीवमेंट है वो नहीं। इसके साथ ही मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं।